मैं अजय कुमार आपका S1 स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, यानी नाम से ही पता है नंबर माने संख्या, पद्धति माने क्रम, यानी संख्याओं का जो क्रम है उसे हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात होती है कि अगर हम कहें कि अंक कितने होते हैं, नंबर सिस्टम में सबसे छोटा प्रश्न है कि अंक कितने होते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि अंक हमेशा जो होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। कौन? अब ध्यान देना, 10 अंकों में जो होता है वो 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट 9। अब काफी लड़के कहते हैं, काफी बच्चे कहते हैं कि 0 तो एक होल नंबर है, 0 से लेकर इन्हें होल नंबर कहते हैं। मैंने होल नंबर संख्याओं के बारे में बात नहीं की, मैंने सिर्फ अंक के बारे में बात की। और अंक 0 है, 0 भी एक अंक है, तो इसलिए 1 से लेकर 9 अंक तक ये 9 अंक होते हैं और 0 के साथ मिलकर ये 10 अंक होते हैं। और इन 10 अंकों की सहायता से हमारी बनती हैं संख्याएं। इन 10 अंकों से बनती हैं संख्याएं। और संख्याएं जो होती हैं, संख्या जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, यानी ये संख्या जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्या। देखो, नंबर सिस्टम, अंक होते हैं 10, अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, ये हमें समझना है। तो देखो, सिंपल सी भाषा में कहें तो काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, आई से, यानी इसे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। यानी आयोटा, आयोटा आई से, यानी ऐसे नंबर जो कि किसी भी पैमाने पर प्रदर्शित नहीं किए जा सकते, ऐसे नंबर जो किसी भी पैमाने पर प्रदर्शित नहीं किए जा सकते, उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे इन्हें लिखने का जो तरीका होता है वो x प्लस आई बाई फॉर्म में होता है, x प्लस आई बाई फॉर्म में होता है। और ये हमेशा आपने देखा होगा इंटर में एक स्पेशल पार्ट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उनमें ये दिए हुए हैं, यानी इनकी कल्पना की गई है और इनके कुछ स्पेशल मान दिए गए हैं। अगर हम आई की बात करते हैं तो अंडर रूट -1, यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती कि रूट में -1, बहुत छोटा नंबर होगा अगर हम -1 का मान निकालेंगे। तो इसीलिए हमने इनकी कल्पना की है और इन्हें किसी भी पैमाने पर रखा नहीं जा सकता, इसलिए हम इन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर हम आई स्क्वायर की बात करें तो -1 होता है, अगर हम आई क्यूब की बात करें तो -i होता है, और i4 की बात करें तो एक पॉजिटिव संख्या +1 होता है। अब ध्यान देना, हमें जो पढ़नी है, अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो दिया हुआ है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, तो उसमें हमें काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी होती। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो इंजीनियरिंग जो लाइन होती है, जेई वगैरह इनमें दी होती है, या एयरफोर्स का आप एग्जाम देते हो एक्स ग्रुप वाला, या नेवी का एग्जाम देते हो तो उनमें हमारा दिया होता है। यानी जो इंटर के लेवल का जो एग्जाम, वैसे तो हम ग्रेजुएशन वगैरह, लेकिन हमारी जो मैथ्स में पूछा जाता है अधिकतर वो 8th और 10th का सिलेबस पूछा जाता है, तो इसलिए हमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं समझना है, हमें समझना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, तो ध्यान देना, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी पैमाने पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पैमाना का जो मतलब है वो
लंबाई लंबाई नहीं, तोलने में, मापने में, यानी वो 3 डिग्रियों में हम कर सकते हैं 3 प्रकार से। द्रव्यमान, दूसरा किलोग्राम, तीसरा आपका मीटर सेंटीमीटर। इस तरह से आप कोई भी चीज नापते हो तो उन्हें हम वास्तविक संख्याओं को जिस पैमाने पर प्रदर्शित करेंगे उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो हम इनके बारे में समझते हैं, परमेय संख्या क्या होंगी, अपरमेय संख्या क्या होंगी। परमेय, अपरमेय। तो परमेय संख्या कौन सी होंगी, परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें। वे परमेय संख्या होंगी। यानी कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अगर हम अपरमेय संख्या की बात करें तो इसका रिवर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाएंगी। यानी कहने का मतलब अगर हम किसी को P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं तो वे परमेय संख्या होंगी, और जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहेंगे। और ध्यान रखना यहां पर जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी Q का मान 0 नहीं होगा, यानी Q का मान 0 नहीं होगा। यहां तक आपको ध्यान से समझना है। हमने अभी तक बताया कि अंक 10 होते हैं, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। संख्या 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं में भी 2 भाग होते हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। आगे देखते हैं। अब देखो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि किस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और किस संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहली अगर हम फर्स्ट बात करें तो देखो कोई भी ऐसी संख्या जैसे पूर्ण संख्या दी हो 2, 4, 6, 8, या आपको कोई भी संख्या डेसिमल संख्या
0.5, 0.3, 0.32, 0.667 ऐसी संख्या अगर आपको कोई भी दी हुई है तो ये सभी संख्याएं परमेय संख्या होंगी। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर, अगर आपको कोई भी भिन्न रखती है जैसे 2/3, 5/7, 22/7, कोई भी संख्या इस तरह से दिखती है तो ये भी अगर भिन्न के रूप में दिख रही है तो वो परमेय संख्या, क्योंकि स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया कि परमेय संख्या वे संख्या होंगी जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। चौथी फॉर्म आपको इस तरह से मिल सकता है कि 0.5555 डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया हो, या आपको ऐसे दिख सकता है 0.5 पर बार दिया हो, या आपको इस तरह से मिल सकती है 0.6767 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर आपको इस तरह से कोई भी संख्याएं मिलती हैं तो इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। देखो 2 को हम भिन्न के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 2/1। आपने शुरुआत में बचपन में अगर आपने भिन्न सीखी होंगी तो आपसे कहा गया होगा किसी भी एडिशन को करने के लिए या मल्टीप्लाई को करने के लिए या डिवाइड को करने के लिए कि हम इसके बटे में 1 मान लेते हैं। यानी इस 1 का महत्व जो है, अगर मैं 2 में भाग देता हूं तो 2 बार ही जाएगा, यानी इसके बटे में अगर मैं 1 माना हूं तो इसका मतलब 2 ही है, या 2/1 हम कह सकते हैं। और जब हम 2/1 लिख रहे हैं तो ये एक भिन्न का रूप है, इसलिए ये संख्या परमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने देखा होगा 5.1 जितने भी अंक होते हैं उतनी हम 0 रखते हैं, तो ये भी संख्या एक भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। और ये भिन्न के रूप में दी हुई है, इसे भी लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 5/9। लो इसे मैं आगे समझाऊंगा 9 क्यों रखते हैं क्या है, लेकिन अभी तक आपको केवल यही समझना है कि परमेय संख्या क्या होंगी, अपरमेय संख्या क्या होंगी। तो देखो परमेय संख्या के लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपरमेय संख्या में आप ध्यान रखना हमेशा 2 ही तरह से मिलेगा अधिकतर आपको क्वेश्चनों में, या तो वो पाई रखेगा या आपको ऐसी संख्या रखेगा जो रूट के अंदर होगी, के अंदर होगी, जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। यानी ऐसी संख्या जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो रूट के अंदर हो, उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैंने कहा √2, मैंने कहा √3, मैंने कहा √5, मैंने कहा 4√3। अगर मैं यहां इस तरह से दे रहा हूं तो मैं इन सभी को रूट से बाहर नहीं निकाल सकता, और जब मैं रूट के बाहर नहीं निकाल सकता तो इन्हें भिन्न के रूप में भी नहीं लिख सकता, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। अगर आपको इस तरह से दिया हो √4 तो मैं इसे लिख सकता हूं 2, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 4 का √2 होता है। अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो क्यूब रूट में अगर 8 दिया है तो भी 2 आ जाएगा, और जब ये रूट से बाहर आ जाएगी तो 2/1, यानी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी जो रूट से बाहर आ सकती हैं वो परमेय संख्या होंगी, लेकिन अगर मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता उन संख्याओं को, मैं क्या कहूंगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया होगा। इससे आगे देखते हैं। सॉरी, परमेय संख्या। परमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार से आपको दिखेंगी। कोई भी परमेय संख्या हो या कोई भी अपरमेय संख्या हो, वो 3 तरह से, या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, या आपको नेगेटिव मिलेगा, या 0 मिलेगा। इन 3 फॉर्म में ही आपको संख्या मिलेंगी परमेय में, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। यानी कोई भी संख्या धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी या वह शून्य होगी। हम नंबर लाइन पर जब स्टार्ट करते हैं तो दाईं तरफ पॉजिटिव संख्याएं और बाईं तरफ नेगेटिव संख्याएं। तो परमेय संख्याओं को 3 भागों में अधिकतर बांटा गया, और अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर कहते हैं तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव संख्याएं होंगी, यानी अऋणात्मक होंगी। यानी इन दोनों संख्याओं का मेल कभी भी ऋणात्मक
नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को मिलाकर कहता हूं तो नॉन पॉजिटिव संख्याएं, अधनात्मक संख्याएं, ये कभी पॉजिटिव संख्या नहीं हो सकती दोनों मिलकर। अगर हम बात करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा इन संख्याओं में भी अब आपकी संख्याएं जो बनती हैं वो दो तरह से, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो सम संख्याओं के बारे में आप ये मत ध्यान रखना कि 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाएगा वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं बिल्कुल इसका उल्टा होगा। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए सम संख्याएं 2 से विभाजित हों, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो अगर हम बात करें इस जीरो की, जीरो क्या है तो ध्यान देना, कई लोग कहते हैं कि ये सम है या विषम है। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो ये संख्या एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। लेकिन अगर हम इंटीजर अंक की बात करते हैं तो इंटीजर जो है ये सम इंटीजर है। कैसा है? सम इंटीजर, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक है ये। ध्यान से समझना किस तरह से। देखो अगर मैं कोई भी लाइन बना, आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो 0 से अगर मैं इधर चलता हूं तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर चलता हूं तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, इस तरह से। अब ध्यान देना ये 0 से स्टार्ट है। अगर हम संख्याओं की बात करें तो 2 से विभाजित, यहां देखो 6 2 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, 2 2 से विभाजित है। तो मुझे पता चला कि एक संख्या के गैप के बाद एक सम संख्या आती है। एक संख्या के गैप के बाद एक सम संख्या आती है। तो यहां पर मैंने एक को गैप किया और 0 आया, और 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, यानी ये एक रूटीन को फॉलो कर रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं ये एक सम पूर्णांक है। अगर मैं विषम की बात करता हूं तो विषम भी एक अंक के रूटीन के बाद आता है, और एक अंक के रूटीन के बाद है तो ध्यान देना यहाँ 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद जैसे ही गैप करूंगा तो वो 0 पर नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विषम इंटीजर नहीं है। कैसा इंटीजर है? सम इंटीजर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। आगे ध्यान देना, अगर हम कोई भी 2 सम संख्या, सम प्लस सम संख्या जोड़ते हैं, कोई भी 2 सम संख्याएं जोड़ते हैं तो वो हमेशा सम संख्या बनती है। अगर हम कभी भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या बनती है। अगर हम विषम और विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो सम संख्या बनती है। तो ध्यान देना, अगर मैं एक बार 0 को सम इंटीजर मानता हूं तो देखो 0 प्लस 4 जोड़ने पर क्या आएगा? 4, एक सम इंटीजर आ रहा है। यानी कोई भी संख्या मानो, अगर मैं 0 और 0 मानता हूं तब भी 0 आएगा, और 0 मैंने क्या माना है? सम इंटीजर। अगर मैं आगे देखता हूं तो देखो सम इंटीजर मैं 0, अगर विषम इंटीजर मैं देखता हूं तो 3 और रखता हूं तो 3। देखो सम और विषम जोड़ने पर विषम आ रहा है, और मैंने सम के स्थान पर 0 रखा है तो देखो विषम ही आ रहा है। अगर मैं यहां
विषम मान रहा हूं तो विषम में मैं 0 नहीं रख सकता, और कोई भी संख्या अगर मैं विषम जोड़ता हूं तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कोई भी तो विषम संख्या अगर मैं जोड़ता हूं तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आगे ध्यान देना, अगर मैं इसे विषम मानता हूं तो देखो, अगर मैं यहाँ कोई भी सम और सम संख्या जोड़ता हूं तो यहाँ पर हमेशा सम ही संख्या आएगी, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पर 0 और 0 जोड़ूंगा तब भी 0 आएगा, और 0 अगर मैं विषम मान रहा हूं तो सम और सम के स्थान पर नहीं रख सकता। अगर मैं इस जगह पर रखता हूं तो ध्यान देना, सम की जगह पर मैंने रखा 6 और विषम की जगह पर रखा मैंने 0, आंसर आएगा मेरा 6। लेकिन आना कैसा चाहिए मुझे? विषम संख्या। और आ कैसी रही है यहाँ पर? सम संख्या। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये एक पूर्णांक जो है वो सम पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि 0 एक कैसी संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या है। अगर आपको ऑप्शन में पूर्ण संख्या नहीं दी हुई है, वो सम और विषम के बारे में पूछ रहा है तो सम कहोगे। अगर इंटीजर पूर्णांक की बात की जाए तो आप सम इंटीजर ही कहोगे। आइए आगे समझते हैं फिर। देखिए, अब आगे हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में, और संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, न तो भाज्य, न अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ट्विन सहभाज्य संख्या। इस तरह से आपको काफी संख्याएं दी होती हैं। तो आपको जो समझना है वो केवल इनको एक बार ध्यान देना है। देखो, प्राकृतिक, प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें मिली हुई है वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आपको समझना है प्रकृति से मिली कौन कौन सी हैं, तो आप ध्यान देना 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो भी है संख्या वो आपकी प्राकृतिक संख्या है। अब अगर इन संख्याओं के साथ में 0 ऐड कर दूं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या है। आप जानते भी हैं कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार बाद में, यानी संख्याएं तो पहले से चली आ रही थी लेकिन 0 का आविष्कार बाद में हुआ है, तो इसलिए 0 इनके साथ जुड़ने के बाद वो पूर्ण बनी, और उससे जो पहली चली आ रही थी वो प्रकृति के द्वारा दी गई, यानी प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड ना हो सके, जैसे 2 3 5 7, यानी इन संख्याओं के गुणनखंड नहीं किए जा सकते। अगर गुणनखंड हम करते भी हैं तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणा 1, यानी एक स्वयं ही रहेगा और एक उसके साथ होगा, यानी 2 का 2 ही आया है। यानी ऐसी संख्या जिसके रूप को विघटित नहीं किया जा सके, जिसके रूप को तोड़ा न जा सके, वे संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। जैसे अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 × 1, 5 × 1, 7 × 1, यानी मैंने क्या 7 को तोड़कर लिखा यहाँ, क्या 5 को तोड़कर लिखा? नहीं, क्योंकि मैं इन्हें तोड़ ही नहीं सकता, और जिन संख्याओं को मैं तोड़ नहीं सकता उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आइए आगे समझते हैं फिर भाज्य संख्या कौन सी होंगी। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होंगी जिनके स्वरूप को तोड़ा जा सके, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जैसे 4 6 8 12 15। देखो 4 को अगर मैं देखूं तो तोड़कर लिख सकता हूं 2 × 2 × 1। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को 2 × 3 × 1, यानी स्वरूप को जिसको मैं तोड़ दूं उस संख्या को मैं कहूंगा भाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी वो किसी अदर संख्या से ना कटें, जैसे 2 और 3, ये 2 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा,
इन दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, और अगर ये कॉमन संख्या नहीं है तो इनका जो HCF होगा, HCF हमेशा 1 होगा। जैसे 7 और 12, 11, 25, इन संख्याओं का HCF हमेशा 1 ही रहेगा, और जिसका HCF 1 होगा वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। तो यहां तक हम समझते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग आपको इस तरह से दिया होगा। सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कल करेंगे। तो आपका संख्या पद्धति में क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म